ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड आई थिंक सो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया होगा। तो कुछ लोगों को अभी सरप्राइज होने वाला है कि हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक्चुअली इस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर दिए हुए हैं, बट बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आते रहते हैं एंड स्पेशली नीट एग्जाम में 100% इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बट कभी कभी इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 4 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला यूनिट जो है नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग समझ गए होंगे। और इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 चैप्टर दिए हुए इस यूनिट के अंदर। ठीक है, तो पहला वाला जो चैप्टर जो है उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल और प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है, और नेक्स्ट उसके चैप्टर के अंदर इस बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है तो वो एप्लीकेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की क्या डिस्कस करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के इस चैप्टर के अंदर हम लोग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं और क्या प्रोसेस होते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल, मतलब इस चैप्टर को बहुत सिंपल बनाने के लिए मैं आपको एक समरी समझा देती हूँ पहले। तो वो समरी अगर आपने पढ़ लिया तो आप समझ लेना कि चैप्टर के बाद मतलब बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, और ये जो मैं चैप्टर की अब समरी पढ़ाऊंगी तो ये समरी भी आपकी 12th बोर्ड एग्जाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, तो वो आपको पूरा पूछेगा ऐसे, प्रोसेस ऑफ हाउ मेनी प्रोसेस आर इंक्लूडेड इन क्या बोलेंगे स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। तो पहले हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ पे बायोटेक का डेफिनेशन हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन जो है वो प्लीज आप लोग एनसीईआरटी से देख लेना। ठीक है, तो वैसे तो बायोटेक का मतलब क्या होता है कि बायोलॉजी को हम लोग टेक्निक के साथ में इंक्लूड कर रहे हैं। सो बेसिकली इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होगा या फिर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, तो इन ऑर्गेनिज्म या फिर एंजाइम्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट को हम लोग ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे आया दिया हुआ है EFB, यूरोपियन फेडरेशन, और क्या दिया हुआ है यूरोपियन फेडरेशन, एक आगे और है EF, क्या है C है, जो भी है देख लेना आप लोग। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग डेफिनेशन जो है एनसीईआरटी से एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो बायोटेक हमारे पास कितने टाइप्स की होती है। तो बायोटेक हमारे पास 2 टाइप की है। एक हमारे पास होती है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल बायोटेक, और एक हमारे पास आता है यहाँ पे मॉडर्न बायोटेक। ट्रेडिशनल बायोटेक का मतलब क्या होता है कि सिंपली इसके अंदर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होगा और इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूज करेंगे एक कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। एक ऑर्गेनिज्म है, उससे प्रोडक्ट मिल रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को हम खूब सारा ग्रो करेंगे, कल्चर करेंगे और वो प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेंगे। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो क्या था, ट्रेडिशनल बायोटेक, जिसके अंदर कर्ड बनाने वाले बैक्टीरिया थे, अल्कोहल बनाने वाली यीस्ट थी, जिनके साथ में हमने कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं किया था। तो इसमें ये वाला चैप्टर आ जाएगा कौन सा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, बट ये वाला जो चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न बायोटेक के बारे में, या फिर मॉडर्न बायोटेक को मैं और बोल सकती हूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जीन्स के साथ में हम लोग क्या करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे। तो दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना होता है, डीएनए के साथ में छेड़खानी करनी होती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डीएनए के साथ में मैनिपुलेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का अपना डीएनए होता है और बैक्टीरिया कभी इंसुलिन प्रोटीन नहीं बनाता है। अब सडनली हमने क्या किया, ह्यूमन में से इंसुलिन जीन को निकाला और बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया। नाउ बैक्टीरिया इज एबल टू सिंथेसाइज इंसुलिन प्रोटीन, है ना।
तो ये क्या हो गया, उसके जीनोटाइप के साथ में आपने क्या किया, छेड़खानी किया है। तो दिस इज जीन मैनिपुलेशन, या फिर आप बोलोगे इसको क्या, डीएनए मैनिपुलेशन बोला जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो अब मैं यहाँ पे चैप्टर की समरी पढ़ा रही हूँ, तो इसको आप लोग ध्यान से देखना। फिर मैं इसमें बताऊंगी कि चैप्टर के अंदर मैं क्या क्या स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने वाली हूँ, है ना। तो अब अगर मान लो कि ये सपोज करो कि हमारे पास एक कोई ह्यूमन है, ह्यूमन एक नहीं बेटा 7 मिलियन है, बहुत सारे ह्यूमन है, और उसमें से बहुत सारे ह्यूमन के अंदर काफी सारे लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम रहती है ना। तो जैसे बिल्कुल शुरू के अंदर जब मार्केट के अंदर इंसुलिन नहीं था, तो उस टाइम इंसुलिन कैसे बनाया जाता था, तो उस टाइम जब लोगों को डायबिटीज हो जाती थी तो उनके ब्लड में इंसुलिन नहीं था, तो इंसुलिन नहीं होने की वजह से उनकी जो सेल है वो ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर सकती थी, इतना तो आप लोग जानते हो। तो उस टाइम सबसे पहले इंसुलिन के प्रोडक्शन की शुरुआत इस तरीके से हुई थी कि वहां पे घोड़े और जो गधे होते थे उनको किया जाता था सैक्रिफाइस, एंड सैक्रिफाइस करने के बाद उनका निकाला जाता था ब्लड, एंड ब्लड निकाल के उनके ब्लड के अंदर जो इंसुलिन होता था वो इंसुलिन वहां से हार्वेस्ट किया जाता था। ठीक है, अब तुम सोचो कि उसमें से इंसुलिन आपको कितना सा मिलेगा, बहुत कम। तो इसमें प्रोडक्शन क्या था, बहुत कम। अब तुम सोचो कि यहाँ पे घोड़े गधे क्या हो रहे हैं, बेचारे वो मारे जा रहे हैं, है ना, तो उनका सेक्रीफाइस हो रहा है, दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम, जब प्रोडक्शन बहुत कम होगा और इसकी कॉस्ट क्या थी, बहुत ज्यादा, तो सिर्फ जो बहुत ही ज्यादा रिच लोग जो थे ना, सिर्फ वो ही इस टेक्निक का फायदा उठा सकते थे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली, तो ये कोई सक्सेसफुल टेक्निक नहीं थी बेटा, क्योंकि सक्सेसफुल टेक्निक हम किसको बोलते हैं, जो बिल्कुल एकदम आम आदमी तक पहुंच जाए। ठीक है, कॉमन मैन तक वो टेक्निक रीच। और अब तक की सबसे सक्सेसफुल टेक्निक मानी जाती है मोबाइल। तो आपने देखा होगा मोबाइल जो है वो आजकल बिल्कुल सब्जी बेचने वाली दुकान तक पहुंच गया है ना। तो ये चीज होती है। तो ये वाला जो टेक्निक था ये कोई सक्सेसफुल टेक्निक नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ रिच लोग जो है वही खरीद सकते हैं, कॉमन मैन तक ये टेक्निक नहीं पहुंच पाएगी। एंड द फोर्थ वन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि घोड़े और गधे का जो इंसुलिन होता है, अब इंसुलिन होता क्या है, प्रोटीन होता है, तो उसका इंसुलिन का प्रोटीन और हमारे इंसुलिन का प्रोटीन क्या 100% मैच करता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो उसके प्रोटीन के अंदर थोड़ा बहुत भी अगर चेंज हुआ, और अगर मान लो उस इंसुलिन प्रोटीन को हमने डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट किया, तो वो एज अ रोल प्ले कर सकता है एंटीजन का, और उस एंटीजन के अगेंस्ट क्या बन सकती है, बॉडी के अंदर बन सकती है एंटीबॉडी। सो दैट्स वाई इतनी बड़ी मुश्किल से इंसुलिन इतना कम मिला, वो भी इतनी बड़ी कॉस्ट का, और उसके बाद में इंजेक्ट करने के बाद वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो मतलब ये कोई टेक्निक तो सक्सेसफुल हुई ही नहीं। तो इसके बाद में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कोहेन और बॉयर, उन्होंने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, बताऊंगी साइंटिस्ट, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोहेन और बॉयर ने आइडिया दिया था कि क्यों ना हम लोग बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर, मान लो सपोज करो ह्यूमन इंसुलिन है, उस इंसुलिन के जीन को अगर मैं बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दूं, तो नाउ बैक्टीरिया क्या कर सकता है, इंसुलिन प्रोटीन बना सकता है। अब बैक्टीरिया हर 20 मिनट में मल्टीप्लाई करता है, तो सोचो हर 20 मिनट बाद में वो डबल होता जाएगा, तो कितने सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो पहली चीज क्या होगा, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा। अब बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है नहीं, तो वहां पे प्रोडक्शन जब बहुत ज्यादा होगा तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट इसमें बहुत कम मिलेगा। एंड तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने जीन किसका ट्रांसफर किया था, ह्यूमन का, तो प्रोटीन भी किसका बनेगा, ह्यूमन का इंसुलिन प्रोटीन बनेगा। तो उसमें एंटीजन का तरह कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे शो नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिजेक्शन के चांसेस यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट ह्यूमन इंसुलिन है। क्लियर हो गया। तो नाउ अब दिमाग में आता है कि मैम इस जीन को हम बैक्टीरिया में ट्रांसफर करें कैसे, और फिर बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने के बाद उसका प्रोडक्शन कैसे करें। तो आओ चलो शुरू कर दे। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले लोगे एक कोई भी पर्सन का लीवर, और ये पर्सन होना चाहिए हेल्दी पर्सन, है ना। और इस हेल्दी पर्सन की लीवर में से निकालोगे आप बीटा सेल्स। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ क्या, इंसुलिन का प्रोडक्शन। तो ये बीटा सेल्स मैंने ले ली। अब बीटा सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, वो जीन होता है, डीएनए होता है। डीएनए के अंदर क्या है, इंसुलिन का जीन है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका डीएनए आइसोलेशन करेंगे।
तो ये मैंने क्या किया, ये हम लोगों ने डीएनए को क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया। पर प्रॉब्लम ये है कि डीएनए को आइसोलेट करने के बाद अब मान लो कि इसके अंदर यहां से लेकर यहां तक ये वाली जीन कैसी है, इंसुलिन की जीन है, ये रही वो इंसुलिन जीन। तो मैडम इस इंसुलिन जीन को यहां से हार्वेस्ट कैसे करेंगे, तो पहले डीएनए को क्या कर दीजिए, काट दीजिए। तो अब हम डीएनए को यहां से क्या करेंगे, कटिंग करना शुरू करेंगे। डीएनए की क्या करेंगे, कटिंग करना शुरू करेंगे। तो डीएनए की कटिंग करने पर यहाँ पे डीएनए के क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट बनेंगे। कुछ फ्रेगमेंट इसमें बहुत बड़े होंगे, कुछ फ्रेगमेंट इसमें छोटे होंगे, और इन्हीं एक फ्रेगमेंट के अंदर हमारा जीन होगा डिजायर जीन। और वो कौन सा है, इंसुलिन का जीन, वो ये रहा। तो ये अलग हो गया। अब इसके बाद में इस इंसुलिन की जीन को हमें ट्रांसफर करना है बैक्टीरिया के अंदर। तो उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी प्लाज्मिड की। अब ये प्लाज्मिड क्या होता है बताऊंगी। तो अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया के अंदर इसका भी अपना क्या होता है, एक डीएनए होता है। तो ये तो हो गया इसका मेन क्रोमोसोम, है ना। बट बैक्टीरिया के अंदर इसके मेन क्रोमोसोम को छोड़कर एक छोटा सा और आपको एक सर्क्यूलर डबल स्टैंडर्ड ये डीएनए मिलेगा। तो इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, इस डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्लाज्मिड को आइसोलेट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको अभी बोला था कि जो प्लाज्मिड होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। तो यहां से हमने क्या किया, प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया। अब प्लाज्मिड को आइसोलेट करने के बाद अगर इसमें तुम्हें ट्रांसफर करनी है इंसुलिन की जीन को, तो इसको भी आपको डीएनए को तोड़ना होगा। मतलब तोड़ने का मतलब है यहाँ पे डीएनए को क्या करना होगा, ओपन करना होगा। तो इस तरीके से हमने इस डीएनए को ओपन कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्टर। वैक्टर मतलब जो कैरियर होता है। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम का क्या है, वैक्टर है, वो उसका कैरियर है। तो ये भी क्या है, वैक्टर। एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। अब आप क्या करोगे, इन दोनों डीएनए को, ये बैक्टीरिया का डीएनए है और ये हमारा डिजायर डीएनए किसका हो गया, इंसुलिन का हो गया। इसको आप अब प्लाज्मिड के अंदर क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे। तो अब ये हमारे पास हो गया कौन, प्लाज्मिड। ठीक है। और इस प्लाज्मिड के अंदर ये प्लाज्मिड हो गया, और इस प्लाज्मिड के अंदर यहां पे ये हमने ट्रांसफर कर दिया हमारी इंसुलिन जीन को, मतलब ये हो गया डिजायर जीन। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये डीएनए ह्यूमन का है और ये वाला डीएनए बैक्टीरिया का है। तो इस तरीके से ये बन जाता है हाइब्रिड डीएनए। और यहाँ पे हाइब्रिड डीएनए को हम लोग और बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर आर स्मॉल लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, आर डीएनए, रिकम्बाइंड, रिकॉम्बिनेंट। या फिर इसको हम लोग और बोल सकते हैं काइमेरिक डीएनए। एंड काइमेरिक मतलब एक्चुअली जापान के अंदर एक काइमेरा जो है ना, वो एक जाइंट का नाम होता था। ठीक है। तो वो आधा इंसान था और आधा जानवर था, तो ये था काइमेरा। काइमेरा मतलब हाइब्रिड। जैसे एग्जांपल हमारे भी इंडियन कल्चर में, हिंदू कल्चर में आपने सुना होगा कभी प्रहलाद को बचाने कौन आए थे, नरसिंह भगवान। ठीक है, होलिका दहन, है ना। तो नरसिंह भगवान क्या थे, आधे शेर थे और आधे इंसान थे। तो दैट इज काइमेरा, मतलब हाइब्रिड। तो चलो ये हाइब्रिड बन गया। अब इस डीएनए को वापस आप हैंडओवर कर दीजिए किसको, बैक्टीरिया के अंदर। तो इसको मैं अब ट्रांसफर कहां पे कर दूं, इसको अब मैं ट्रांसफर कर दूंगी बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है। तो बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया, ये लो, ये हमारे पास हो गया बैक्टीरिया। ठीक है। या फिर मैं इसको सिंपली क्या बोल सकती हूँ कि ये हमारा हो गया होस्ट। तो होस्ट में ट्रांसफर कर दिया, तो इसके अंदर ये आपको दिखाई देगा क्या, प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड के अंदर क्या है,
यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी इंसुलिन का जीन प्रेजेंट है। नाउ क्या मुझे बताओ कि ये अकेला बैक्टीरिया जो है, अकेला बैक्टीरिया क्या अब इंसुलिन का इतना ज्यादा लार्ज प्रोडक्शन कर सकता है क्या? नहीं। तो अब आप क्या करोगे, बैक्टीरिया को आप मल्टीप्लाई होने दीजिए। तो ये हर 20 मिनट में बैक्टीरिया क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। एंड मल्टीप्लाई होने के बाद अब यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाएंगे और इन सारे बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड होगा वो इस तरह से क्या हो गया, सब में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, डीएनए है और डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। तो जब बैक्टीरिया का बाइनरी फ्यूजन हो रहा था तो ये प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट हो गया और फिर दोनों डॉटर सेल्स के अंदर ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये मैं समझाऊंगी आपको आगे। तो अब हमारे पास इतने सारे क्या हो गए, बैक्टीरिया हो गए। अब ये सारे बैक्टीरिया मिलके क्या करेंगे, एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे। कैसे, ये मान लीजिए वापस बना देती हूँ बैक्टीरिया खूब सारे। बेटा ये छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इसको शुरू कर दिया पहले। हाँ, इसको बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं लगेगी। और अभी आपके बोर्ड एग्जाम जैसे शुरू होने वाले ना, तो इस चैप्टर से वैसे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये हो गया। तो अब मैंने इंसुलिन के जीन को कैसा बनाया था, रेड कलर का। तो ये क्या हो रहा है, इसका देखो प्रोडक्शन हो रहा है, इसका इंसुलिन प्रोटीन का। और ये इंसुलिन जैसे जैसे प्रोड्यूस होगा वो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, इकट्ठा होता रहेगा। ये हो गया इकट्ठा। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस इंसुलिन प्रोटीन को बैक्टीरिया में से क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। मतलब इन सारे बैक्टीरिया को हार्वेस्ट कीजिए और उसके बाद में इन सारे बैक्टीरिया को मार दीजिए। तो इसके अंदर से जितना इंसुलिन होगा वो सारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हार्वेस्टिंग मतलब प्यूरिफिकेशन कहते हैं, मतलब क्या बोलेंगे, सेपरेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बैक्टीरिया में से सेपरेट करेंगे और सेपरेट करने के बाद में उसको प्यूरिफाई करेंगे। तो ये हो जाएगा इसमें प्यूरिफिकेशन, है ना। और प्यूरिफिकेशन के बाद अब आप क्या कर दीजिए, इसकी मार्केटिंग कर दीजिए, है ना। तो उसके बाद में मार्केटिंग मतलब उसको बाहर सप्लाई कर दीजिए मार्केट के अंदर। तो ये रहा पूरे चैप्टर का समरी। अब वापस सुनो। तो टेक्निकली इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी क्या, तो मैं अब इसकी समरी पढ़ाने वाली हूँ, जिसको मैं लिखूंगी ब्लू कलर से। ठीक है। तो ब्लू कलर से पूरी चैप्टर की समरी लिखने वाली हूँ। और ध्यान रखना, ये जो फ्लो चार्ट है ना बेटा, ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। क्लियर। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, चाहे ह्यूमन सेल हो या फिर बैक्टीरिया की सेल हो, ये क्या है, डीएनए है ना, ये भी क्या है, डीएनए। तो सबसे पहले इस स्टेप के ऊपर हमारा काम क्या था, डीएनए आइसोलेशन। तो पहला स्टेप हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीएनए आइसोलेशन के बारे में। एक चीज सुनो, एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा चैप्टर जो है वो जिग-जैग करके दिया हुआ है, ठीक है, रैंडम दिया हुआ है, बट मैं इसको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से समझाऊंगी। ठीक है। तो जैसा मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आप प्लीज एनसीईआरटी से उस तरीके से ही इसको रीड करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा, डीएनए आइसोलेशन, जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगी। तो उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एनिमल सेल से डीएनए आइसोलेट कैसे किया जाता है, प्लांट सेल से डीएनए आइसोलेट कैसे किया जाएगा, क्योंकि हर बार सिर्फ आप इंसुलिन ही तो नहीं प्रोड्यूस करोगे ना, इसके अलावा आप इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट भी बनाओगे, तो वो मैं समझाऊंगी। इवन आपको बैक्टीरिया से डीएनए कैसे आइसोलेट करना है और फंगस सेल से। तो प्लांट, एनिमल, फंगस, बैक्टीरिया, इन चारों से डीएनए आइसोलेशन कैसे किया जाता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, कॉमन स्टेप सबके सेम ही रहेंगे। डीएनए आइसोलेशन का जो मेन स्टेप है वो तो सब में कॉमन ही रहेगा ना। ठीक है। दूसरा देखो, अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो डीएनए को मैंने कट किया है और यहाँ पे भी डीएनए को मैंने क्या किया है, कट किया है। तो कट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्या, एंजाइम। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का। ठीक है। एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब क्या है, यहाँ पे होता है ये एंजाइम।
तो एक एंजाइम तो मैं आपको पढ़ाऊंगी डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो अभी मैं कुछ नहीं बताने वाली हूं, है ना। दूसरा, यहाँ पे डीएनए और डीएनए को चिपका रहा है ना, तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है दिस इज डीएनए लाइगेज। लाइगेज मतलब ग्लू, ग्लू ग्लू ग्लू। तो ये डीएनए को क्या कर रहा है, चिपकाने का काम कर रहा है, तो इसको बोला जाता है क्या, डीएनए ग्लू। तो ये भी मैं आपको कहां पढ़ाऊंगी, एंजाइम्स के अंदर। तो डीएनए आइसोलेशन के बाद सेकंड स्टेप होगा हमारा कौन सा, एंजाइम्स। एंजाइम के अंदर पहला हम पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर हम पढ़ेंगे डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना कि यहां पे जो मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस डीएनए को कट करने के लिए यूज करूंगी, एग्जैक्टली वही सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आप कट करोगे वेक्टर को। ये पॉइंट याद रखना, सेम होना चाहिए। अब वो सेम क्यों, तो इंतजार कीजिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। उसके बाद थर्ड में आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ाऊंगी क्या, वेक्टर। वेक्टर मतलब कैरियर। तो जैसे मैंने आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बोला भी था कि अगर आपके पास जीन छोटी है तो छोटे जीन को कैरी करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, प्लाज्मिड को। बाकी अगर आपके पास जीन थोड़ी बड़ी है तो उसके लिए छोटा मिनी टेम्पो यूज करते हैं, फिर हम बड़ा टेम्पो यूज करते हैं, और बड़ा टेम्पो, फिर ट्रक, फिर ट्रेन, याद आया। तो यहाँ पे प्लाज्मिड यूज करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास जीन बड़ी है तो आप कॉस्मिड यूज करते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो यहाँ पे क्या, फैजमिड भी। और अगर आपके पास बहुत बड़ी जीन है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो बैक, और यूज करते हो यैक। तो यहाँ पे बैक एंड हम लोग यूज कर सकते हैं यैक। याद आया, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिनकी कैरिंग कैपेसिटी होती है 100 केबी से लेकर 1000 केबी के डीएनए को, है ना। बट इसमें मैं ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़ाऊंगी, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करूंगी प्लाज्मिड, क्योंकि आपके सिलेबस में उतना ही है, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलो। तो उसके अंदर थर्ड टॉपिक हमारा क्या चलेगा, यहाँ पे होगा ये वाला टॉपिक। फिर उसके बाद में टॉपिक नंबर 4। अब आपने ये क्या बनाया, आरडीएनए बना दिया। अब आरडीएनए को आपने कहां पे ट्रांसफर किया, बैक्टीरिया के अंदर। तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगी, इस प्रोसेस को मैं बोलूंगी ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आपने बैक्टीरिया का फॉर्म चेंज कर दिया, बैक्टीरिया का फॉर्म चेंज कर दिया, तो इसको बोला जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। याद आया ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जहां पे आर बैक्टीरिया एस में कन्वर्ट हो गई थी, बस वही। तो इसको भी क्या बोला जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये रहेगा हमारा 4th टॉपिक। अब देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है यहाँ पे वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे हम लोग डीएनए को पहले वेक्टर में ट्रांसफर करेंगे, फिर बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेंगे। तो ये वाला वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफर जो होता है ना, दिस इज डायरेक्ट मेथड। क्या बोलेंगे इसको, सॉरी, इनडायरेक्ट मेथड। इसको बोला जाएगा क्या, इनडायरेक्ट मेथड। कोई बात नहीं बेटा, जब चैप्टर चलेगा सब चीजें समझ आने लगेगी। दूसरा होता है यहाँ पे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड के अंदर हम लोग यूज करते हैं केमिकल मेथड, और ये हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे जीन गन का, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन का, इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं, इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये तरीका होता है। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो तो सिंपली इस डीएनए को डायरेक्टली हम इंजेक्ट कर देंगे बैक्टीरिया में, वहां पे फिर वेक्टर यूज नहीं होगा, है ना। तो जहां पे वेक्टर यूज होता है वो इनडायरेक्ट मेथड होता है। मतलब पहले आप डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर में ट्रांसफर करते हो, फिर वेक्टर को आप बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हो। तो ये कौन सा मेथड हो गया, दिस इज इनडायरेक्ट मेथड। तो ये सारे बेटा आपको सब पढ़ने, ठीक है। तो ये मैं चैप्टर के 4th पार्ट में आपको पढ़ाऊंगी। उसके बाद में सिंपली ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है।
एंड फिर यहाँ पे सिंपली क्या हुआ, दिस इज प्रोडक्शन। तो अब इसमें चैप्टर के 5th पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगी बायो रिएक्टर के बारे में, बायो रिएक्टर्स। तो आप लोग जब इस बुक को देखोगे ना, तो ये जहां पे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो वहां पे एक बड़ी बड़ी स्टील की टंकी बनाई हुई है ना। तो वो स्टील की टंकी के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्योंकि उस स्टील के अंदर इन बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब बेस्ट ऑक्सीजन, अगर इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए, बेस्ट पीएच इनको देंगे हम लोग, और इसके अलावा बेस्ट टेम्परेचर जो इनको रिक्वायर्ड होता है वो हम प्रोवाइड करेंगे, खाना जो इनको बेस्ट चाहिए, ये सब बेस्ट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। एक आइडियल कंडीशन जब होगी तो बैक्टीरिया मैक्सिमम ग्रोथ करता है, एंड कॉमन सेंस की बात है कि जब वो मैक्सिमम ग्रोथ करेगा, मतलब मैक्सिमम मल्टीप्लाई करेगा, तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, फिर बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा। समझ आया पॉइंट। तो इसके बाद में 5th पार्ट हम पढ़ेंगे क्या, बायो रिएक्टर के बारे में। अच्छा सॉरी 5th नहीं, इसको मैं 6 कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 6th टेक्निक। अच्छा इसके अलावा 5th आएगी हमारे पास अदर टेक्निक, अदर टेक्निक्स। अब अदर टेक्निक्स का मतलब क्या होता है, देखो ये हमारे पास डीएनए के इतने सारे फ्रेगमेंट हो गए। अब बताओ तुमको कैसे पता चलेगा कि इसमें से ये वाला जो फ्रेगमेंट है हमारा इंसुलिन का है ना। तो इन सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हमें अलग अलग करना है। तो इसको अलग अलग करने का जो टेक्निक होता है, दिस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये टेक्निक हम पढ़ेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मान लो कि मैंने यहां से डीएनए आइसोलेट कर लिया, बट क्या मुझे बताओ ये नैनोग्राम के अंदर जो डीएनए होगा, दिस इज सफिशिएंट टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट? नहीं ना। तो वहां पे डीएनए को हमें क्या करना पड़ेगा, एम्पलीफाई करना पड़ेगा। उस डीएनए की खूब सारी कॉपी बनानी पड़ेगी, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन 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 रेप्लिकेशन। बट ये रेप्लिकेशन लेबोरेटरी के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है। दिस इज इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद चलो देखते हैं और कोई टेक्निक अगर आएगी तो, ठीक है। उसके बाद में 6th में आपको पढ़ाऊंगी क्या, बायो रिएक्टर। और लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, दिस इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस का मतलब होता है प्रोडक्शन के बाद, प्रोडक्शन के बाद वाले स्टेप कौन से हो जाएंगे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें सेपरेशन को इंक्लूड करते हैं और प्यूरिफिकेशन को। तो प्यूरिफिकेशन प्लस सेपरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। तो ये चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है। अब मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ आपको 2 लाइन लिखी हुई है, 2 या 4 लाइन लिखी हुई है, बस उसको आप रीड कर लेना कि प्रोडक्शन के बाद के जितने भी जो स्टेप्स होते हैं उनको बोला जाता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, जिसमें बेसिकली हमारा जो मेन काम होता है वो प्रोडक्ट को सेपरेट करना, फिर उसको प्यूरिफाई करना। बट इसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है कि जो प्रोडक्ट हमने आइसोलेट किया है वो कितना पोटेंट है, तो उसका टेस्टिंग भी की जाती है। प्लस उसके बाद में चेक किया जाता है कि अगर किसी पेशेंट को अगर देना है तो वो कितना उसको अमाउंट में देना चाहिए, है ना। तो उसका फिर अलग अलग स्टैंडर्ड भी बनाया जाता है, एंड उसको स्टैंडर्डाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका ट्रायल करते हैं। फिर ट्रायल करने के बाद उसकी क्या की जाती है, मार्केटिंग की जाती है। तो प्रोडक्शन के बाद के सारे स्टेप्स जो होते हैं उनको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये 2 स्टेप सबसे मेनली कंसिडर किए जाते हैं कहां पे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो सुनो, अगर मेन एग्जाम के अंदर ये आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के अगर मेजर स्टेप्स के बारे में पूछा जाए तो ये आप लोग पूरा एक्सप्लेन कर देना, बट ये चीजें वहां मत लिख देना। ये वाला, ये तो बेटा मैंने अपने समझाने के लिए आपको लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये वाला डीएनए आइसोलेशन है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एंजाइम कौन सा होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन। बट ये मत लिखना बायोरिएक्टर, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब, क्योंकि ये तो मैं आपको पढ़ाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो ये रही हमारे पूरे चैप्टर की समरी, और इस समरी के अंदर मैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस जो है वो खत्म
कर चुकी हूँ। इसको अब आप एनसीईआरटी से रीड कर लीजिएगा। तो इसके बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं कौन सा, फर्स्ट टॉपिक डीएनए आइसोलेशन। फिर हम पढ़ेंगे सेकंड एंजाइम, फिर थर्ड हम पढ़ेंगे वेक्टर मतलब प्लाज्मिड के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में फोर्थ में आप पढ़ाऊंगी डीएनए ट्रांसफर के बारे में, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस पीसीआर टेक्नोलॉजी के बारे में, और इसमें हम लोग एक एलाइजा के बारे में भी पढ़ते हैं। हालांकि एलाइजा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। और एक में इसमें आपको और पढ़ाऊंगी प्रोब, PROBE, प्रोब भी पढ़ाऊंगी। और ये आ जाएगा बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर का आपको डायग्राम भी बनाना होगा, ठीक है। चलो तो फटाफट, हाँ ये नाम था EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में देख लेना कि बायोटेक का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। चलो तो इसको फटाफट रफ में पहले प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो इसके बाद हम लोग सबसे पहला स्टेप स्टार्ट करेंगे। कौन सा, सबसे पहला हमारा काम होगा डीएनए आइसोलेशन के बारे में। तो अब ये मैं आपको पहले पढ़ाऊंगी प्लांट सेल के बारे में। बाकी कॉमन स्टेप, बाकी सारे स्टेप सब में क्या रहेंगे कॉमन, जो मेजर स्टेप है वो सब में क्या रहेंगे कॉमन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं कहां से, प्लांट सेल से। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी कि एनिमल सेल से आपको डीएनए कैसे आइसोलेट करना है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया से कैसे डीएनए आइसोलेट करना है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फंजाई से कैसे डीएनए को आइसोलेट करना है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। तो अब मुझे बताओ कि प्लांट सेल से जब ये डीएनए आइसोलेशन किया था मैंने, सबसे पहले तो मैंने प्लांट की लीफ से शुरू किया था। और जब एनिमल के ऊपर हम लोगों ने डीएनए आइसोलेशन पढ़ा था, हम लोगों ने एक गोट का जो लीवर होता है ना, लीवर का पीस हम लोगों ने क्रश किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, प्लांट की क्या हो जाएगी, लीफ हो जाएगी। और सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे लीफ को कट किया। तो सबसे पहले हम पेस्टल और मोर्टार होता है ना, तो उस पेस्टल और मोर्टार में इसको क्या कर देंगे, पेस्ट बना देंगे। तो इसका हमने क्रश करके इसका बना दिया क्या, एक पेस्ट। अब ये पेस्ट हमने कहां पे बनाया, पेस्टल मोर्टार के अंदर, पेस्टल एंड मोर्टार, ठीक है। तो ये चलो इसको क्रश करके पेस्ट बना दिया गया। अब पेस्ट बनाने के बाद अब हमें इसमें से क्या करना है, डीएनए को आइसोलेट करना है। तो अब हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें आएगी, तो एक कॉमन सेंस यूज करो कि यहाँ पे चलो आपने लीफ को क्रश कर दिया, बट लीफ को क्रश करने के बाद ये आपके पास क्या है, प्लांट की सेल्स है, यू नो। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, इस लीफ के छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े मिलेंगे। एंड टुकड़े का मतलब आपको मिलेगा टिश्यू। और शायद अगर आप लोगों ने कभी प्लांट क्लास 11th में पढ़ा होगा प्लांट सेल्स के बारे में, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल वॉल के बीच में क्या होता है, सेल वॉल के बीच में होती है मिडिल लेमिला। सेल वॉल के बीच में क्या होता है, मिडिल लेमिला होती है। तो मिडिल लेमिला जो होती है वो बनी होती है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की। किसकी बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। तो बेसिकली अब आपका सबसे मेन काम क्या होगा, पहला काम होगा कि यहां से एक एक सिंगल सेल को अलग करना है ना। तो अलग करने के लिए क्या करूं, ये जो प्लांट का जो सीमेंटिंग मटेरियल है, जो सेल्स को चिपकाने का काम कर रहा है, तो सीमेंटिंग मटेरियल को हम क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। तो आप क्या करो, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग क्या, यूज ऑफ पैक्टिनेज एंजाइम। एंड पैक्टिनेज क्या करेगा, पैक्टिन को डिसॉल्व कर देगा। तो पैक्टिन क्या होता है, प्लांट सीमेंट। तो ये जो ग्रीन कलर है ना, ये ग्रीन कलर सारा यहां से क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो डिसॉल्व होने से क्या बेनिफिट मिलेगा कि ये सारी सेल्स जो है वो सिंगल सेल्स आइसोलेट हो जाएगी। सेल्स क्या हो जाएगी, यहां से आइसोलेट हो जाएगी। मतलब अब आपको मिलेगी एक सिंगल सेल
तो इसमें ये सेल वॉल हो गया, इसमें न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए। चलो, तो आपने सेल को, एक सिंगल सेल को तो आइसोलेट कर लिया। अब डीएनए को अगर बाहर निकालना है तो उसके बीच में दो रुकावट है, एक सेल वॉल है, फिर एक मेम्ब्रेन है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ये दोनों मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो पहला हो जाएगा सेल वॉल, दूसरा हो जाएगा मेम्ब्रेन। तो इनको जब मैं तोड़ूंगी तभी तो डीएनए सॉल्यूशन के अंदर बाहर आ पाएगा। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे सेल वॉल को आप कैसे डैमेज करोगे। तो सेल वॉल किसका बना होता है, सेल्यूलेज एंजाइम का। तो सेल्यूलेज एंजाइम से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल वॉल को डाइजेस्ट कर लेंगे। तो ये पैक्टिनेज क्या कर रहा है, ये पैक्टिनेज यहाँ पे डाइजेस्ट कर रहा है, पैक्टिनेज डाइजेस्ट मिडल लेमिला जो बनी होती है पैक्टिन की, और सेल्यूलेज एंजाइम जो है ये डाइजेस्ट कर देगा किसको, सेल वॉल को। चलो, तो सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के बाद अब आपके पास ये जो प्लांट सेल बचेगी, इस प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं है। तो ये याद रखना, इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। एक होते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म उसमें एम आता है, यहां पे क्या लिख रही हूं मैं, टी। प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है सेल विदाउट सेल वॉल, सेल विदाउट सेल वॉल, इसको बोला जाएगा प्रोटोप्लास्ट। तो इस तरीके से आपको एक प्लांट सेल ऐसी मिलेगी जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं है। अब बचा क्या, लास्ट में बचा है कि मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर दो। तो न्यूक्लियर भी मेम्ब्रेन होती है, सेल भी मेम्ब्रेन होती है। एंड यू नो मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। और लिपिड जो होता है वो डिटर्जेंट से डिसॉल्व हो जाता है। तो इसके बाद अब मैं यूज करूंगी यहाँ पे क्या, डिटर्जेंट। क्या यूज करूंगी, डिटर्जेंट। हाँ बेटा, मेरी लेबोरेटरी से मेरे सीनियर्स बहुत सारा डिटर्जेंट चुरा के लेके जाते थे, क्योंकि ये वाला डिटर्जेंट हमारे नॉर्मल डिटर्जेंट से बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है और बहुत महंगा भी होता है। ठीक है, खैर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या, डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट जो होता है वो एक्चुअली लिपिड को क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है। और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। एंड मेम्ब्रेन के डिसॉल्व होने के बाद ये हमारा जो डीएनए है वो आ गया कहाँ पे, सॉल्यूशन के अंदर। बट मैडम अभी ये जो डीएनए होगा वो टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरा सॉल्यूबल फॉर्म के अंदर है, बट उसको अगर मुझे प्रेसिपिटेट करके अलग करना है तो अभी मैंने बोला कि डीएनए वाटर में सॉल्यूबल होता है, तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जो चीज पानी में डिसॉल्व होती है वो इनऑर्गेनिक में क्या होती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है। एंड जो चीज इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूबल होती है वो वाटर के अंदर क्या होती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है। तो अभी मैं बोल रही हूँ कि डीएनए जो होता है वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। भाई न्यूक्लियस में भी तो सबसे ज्यादा क्या होता है, वाटर होता है ना, तो वहां पे डीएनए क्या होता है, डिसॉल्व होता है। तो अगर मान लो सपोज करो कि मैं इसमें ऐड कर दूं क्या, एथेनॉल। इसमें मैंने अब क्या ऐड कर दिया, यहां से एथेनॉल ऐड कर दिया। एंड एथेनॉल भी कैसा, चिल्ड, एकदम ठंडा। तो ये मैंने ऐड कर दिया इसमें चिल्ड एथेनॉल। तो चिल्ड एथेनॉल ऐड करने पर डीएनए जो होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। बट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रेसिपिटेट होके वो सारा नीचे सेडिमेंट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये सारा का सारा डीएनए जो होता है वो लाइट वेट होता है, तो वो पूरा एक क्लम्प्स के फॉर्म में आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल टॉप के ऊपर आपको जैसे कॉटन दिखाई देती है ना, बिल्कुल वैसे इकट्ठा हो जाएगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके पास एक चम्मच होता है ना, स्पूलिंग। तो एक चम्मच लीजिए और उस चम्मच से क्या कीजिए, इसमें से डीएनए को निकाल के एक नई टेस्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये वाला हो जाएगा स्पूलिंग। नहीं यकीन आ रहा है तो आप काम करो, जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया हुआ है ना, वो डायग्राम देखो, बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम दिया हुआ वहां पे। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारा क्या किया, प्लांट सेल से डीएनए को आइसोलेट कर लिया। सिंपल सी बात है, पहले प्लांट सेल को क्रश किया, फिर टिश्यू में सारे सेल्स को अलग अलग करने के लिए पैक्टिनेज एंजाइम यूज किया, फिर सेल वॉल को तोड़ने के लिए सेलुलेज यूज किया, फिर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए हम लोगों ने डिटर्जेंट यूज किया, और फिर डीएनए जो प्रेसिपिटेट करने के लिए हमने एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब चिल्ड एथेनॉल यूज कर लिया। तो ये सारा का सारा ऊपर कॉटन की तरह इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, थ्रेड लाइक आपको दिखाई देगा, जिसमें आप स्पूलिंग करके उसको आइसोलेट कर लोगे। बस हो गया। ठीक है, तो अब देखो, अब हम बात करते हैं एनिमल सेल के बारे में। तो एनिमल सेल के अंदर आप यहाँ पे क्या ले लीजिए, लीवर ले लीजिए। तो लीवर का एक छोटा सा पीस ले लीजिए, या फिर जैसे मैंने अभी बताया था कि लीवर का पीस क्यों लिया, क्योंकि उसमें से आपको बीटा सेल्स, तो लैंगरहांस ऑफ आइलैंड जो होता है ना, वो आप सेपरेट करके उसको क्रश कर दीजिए। तो बीटा सेल्स को आपने टेक्निकली क्या कर दिया, क्रश कर दिया। तो यहाँ पे एनिमल हम क्या लेंगे, एनिमल टिश्यू लेंगे, और इस टिश्यू को भी हम लोग क्या करेंगे, इसका बना देंगे पेस्ट। बट पेस्ट बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पेस्ट बनाने के लिए हम लोग पेस्टर एंड मोर्टार यूज करेंगे। तो ये मैंने बना दिया पेस्ट। अब मुझे बताओ, क्या एनिमल सेल के ऊपर पैक्टिनेज होता है क्या मिडल में? नहीं, तो यहाँ पे पैक्टिनेज हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्या इसके ऊपर सेल्यूलेज होता है क्या, सेलुलोज, सेल वॉल? नहीं होता है ना। तो ये वाला स्टेप भी आप स्किप कर दोगे, आप सीधा आ जाइए कहां पे, डिटर्जेंट वाले स्टेप पे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे सीधे हम आ जाएंगे कहा, डिटर्जेंट वाले स्टेप के ऊपर। बाकी का स्टेप एज इट इज सेम। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी, डिटर्जेंट। बस हो गया दादा। तो मैंने बोला था ना, एक याद कर लो, बाकी सिंपल है। आगे आ जाओ, फंगस और बैक्टीरिया के बारे में। अब बैक्टीरिया ऑलरेडी सिंगल होता है, तो उसका पेस्ट बनाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहां पे सीधे इस स्टेप पे आ जाइए। कहां पे, जैसे ये बैक्टीरिया है ना, ठीक है, तो इस बैक्टीरिया के अंदर ये क्या होता है, इसका मेन डीएनए हो गया, और ये मान लीजिए क्या है, प्लाज्मिड है। तो आप सीधा क्या करोगे, सबसे पहले इसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करोगे। अब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ना, वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन। अगर नहीं पता है तो रफ कॉपी में देख लीजिए। ठीक है, कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। प्लांट सेल की किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। एंड फंगस की बनी होती है काइटिन की। तो आप लोगों ने कभी सुना होगा कि हमारे टीयर में, हमारे सलाइवा में और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर सिक्रीट होता है लाइसोजाइम। एंड लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है। कैसे, एक्चुअली वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ेगा, है ना। तो मतलब वो इस पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बैक्टीरिया की सेल को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये डाइजेस्ट क्या करेगा, डाइजेस्ट पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल चलो हो गई डाइजेस्ट। अब सेल वॉल डाइजेस्ट होने के बाद बचा है मेम्ब्रेन। अब हालांकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होता नहीं है ना, तो इसमें सिर्फ क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपको सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है डीएनए, और ये दिखाई दे रहा है प्लाज्मिड। तो अब मुझे बताओ, मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या यूज करूंगी मैं, अगेन मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग अगेन यूज करेंगे डिटर्जेंट। यूज कर लिया। अब डिटर्जेंट यूज करने के बाद हम ये वाला स्टेप नहीं यूज कर सकते, क्योंकि पिता बैक्टीरिया का डीएनए जो होता है बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा डीएनए होता है। इतने छोटे डीएनए को इस तरह से हम लोग स्पूलिंग करके नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना होगा, सेंट्रीफ्यूज करना होगा। तो यहाँ पे अब हम टेक्निक यूज करेंगे, क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। तो जब आप इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे, तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर जो टेस्ट ट्यूब होगी, मतलब जो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब होगी, उस ट्यूब के अंदर नीचे बिल्कुल यहाँ पे ये डीएनए का बन जाता है क्या, पैलेट। तो ये बन जाएगा यहां से डीएनए का पैलेट।
समझ आ गया, जिसके अंदर हमारा प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड, और ये ऊपर होता है इसके अंदर क्या, सुपरनेटेंट। एंड सुपरनेटेंट जिसमें आपको बैक्टीरिया की डेब्रीज दिखाई देगी, डेड बॉडीज, टूटा फूटा बैक्टीरिया दिखाई देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इस टेस्ट ट्यूब को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, क्योंकि ये तो वॉल के साथ चिपका हुआ है, तो डरो मत, ये बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो उल्टा करने पर जितना भी जो ऊपर का सुपरनेटेंट होगा वो सारा निकल जाएगा। तो अब आपके पास नीचे उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। अब हम क्या डाल देते हैं, उसमें वाटर डाल देते हैं। तो वाटर डालने पर वो क्या होगा, वापस प्लाज्मिड या फिर डीएनए जो होता है पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया बैक्टीरिया डीएनए आइसोलेशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फंजाई के बारे में। तो फंजाई को भी बेटा पेस्टर मोटार करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि फंगस वैसे भी क्या होती है, सिंगल होती है। बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए क्या यूज करना होगा, तो यहाँ पे यूज करना होगा आपको काइटिन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम काइटिनेज। काइटिन को डाइजेस्ट करने वाला काइटिनेज, तो ये डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट काइटिन सेल वॉल को। ठीक है, और बाकी के स्टेप आपको जानने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लांट सेल से डीएनए आइसोलेशन, ये हो जाएगा एनिमल सेल से डीएनए आइसोलेशन, ये हो जाएगा बैक्टीरिया का डीएनए आइसोलेशन। फंगस का आपको सिर्फ इतना ही जानना है, आगे के स्टेप आपको पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। समझ आ गया। तो अगर मेन एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम में अगर आपको डीएनए आइसोलेशन पूछा जाए और आपको कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, डीएनए आइसोलेशन एक्सप्लेन कर दोगे किसका, प्लांट सेल का, और आपको प्लांट सेल का ही पूछा जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये वाला जो डायग्राम दिया हुआ है ना, ये प्लांट सेल का दिया हुआ है। ठीक है, चलो पॉइंट समझ आ गया पक्का। तो मैं एक बार टाइम चेक कर लेती हूँ कि अगर टाइम बचा हुआ है तो नेक्स्ट हम लोग शुरू कर लेते हैं यहाँ पे एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मतलब एंजाइम्स हम लोग डिस्कस करने वाले। बट एंजाइम से पहले आपको एक छोटा सा डिस्कवरी जो दिया हुआ था वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है कौन से, कोहेन और बॉयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट कोहेन एंड बॉयर। तो ये ईयर है 1973 का, और इनका एक्सपेरिमेंट जो था वो एक्चुअली बहुत एक रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट था। मतलब इन्हीं के एक्सपेरिमेंट के बाद में ये पूरा चैप्टर एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आइडिया किसने दिया था, कोहेन और बॉयर ने। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया था, एक साल्मोनेला टाइफिमोरियम एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उस बैक्टीरिया के अंदर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है। सो टेक्निकली उन्होंने वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को बाहर निकाला, ठीक है, फिर उसको डीएनए को, प्लाज्मिड को कट किया। कट करने के बाद उसको उन्होंने ई कोलाई का जो प्लाज्मिड होता है उसमें ट्रांसफर कर दिया, और उसमें बाद में ई कोलाई क्या हुआ, खूब सारा मल्टीप्लाई हुआ। तो मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है कि पहले आपके पास उस जीन की एक कॉपी थी, सिंगल कॉपी से अब आपने बना दी 100 ऑफ कॉपी या थाउजेंड्स ऑफ कॉपी। सो बेसिकली एक सिंगल क्या किया जाता है, मेन कॉपी की बहुत सारी जेरोक्स कॉपी बना दी जाती है। तो दिस इज क्लोनिंग। हम लोग भी क्या करते हैं, फोटोकॉपी करते हैं ना, तो वो क्या है, क्लोन बनाना। तो दिस इज जीन क्लोनिंग हम लोग बोलेंगे, है ना। चलो देखो इसमें, तो एक्सपेरिमेंट का साइंटिस्ट का नाम क्या था, कोहेन एंड बॉयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। तो कोहेन और बॉयर ने, इन्होंने काम किया था साल्मोनेला टाइफिमोरियम पे, साल्मोनेला टाइफिमोरियम। सो बेसिकली इस बैक्टीरिया के अंदर एक होता है प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड के अंदर एक जीन होती है जो इसको प्रोवाइड करती है एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस। क्या बोला मैंने, एंटीबायोटिक से ये प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस। मतलब इस साल्मोनेला टाइफिमोरियम पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैं बाद में समझाऊंगी कैसे। तो ये सेंसिटिव नहीं है,
ये बैक्टीरिया कैसा है, ये बैक्टीरिया कैसा है, सेल रेजिस्टेंट है। अब आप लोगों ने क्या किया, यहां से पहले प्लाज्मिड को आइसोलेट किया और इस प्लाज्मिड के अंदर ये जो जीन प्रेजेंट है, इस जीन को हम यहां से क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। तो ये क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली जीन है और ये बेसिकली क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो मैंने इसके ऊपर आर लिखा है, यहाँ पे आर का मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं है, यहाँ पे आर का मतलब क्या है, रेजिस्टेंट। तो अब आपने क्या किया, इसको यहां से कट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। अगेन जस्ट अभी पढ़ने वाले हम लोग, तो ये चैप्टर बेटा जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि क्या बोलते हैं इसमें, हेरिडिटरी वाला, जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो एक बार ये खत्म हो जाए तो थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा, फिर हम शांति से वो चैप्टर पढ़ेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, तो कट करने पर ये क्या हुआ, यहां से प्लाज्मिड अलग हो गया और इसमें से ये जो एंटीबायोटिक वाले जो डीएनए होगा वो डीएनए यहां से अलग हो जाएगा। तो ये वाला हमारे पास आ गया कौन सा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, और ये क्या है, जीन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे एक वेक्टर और ये वेक्टर किसका है, ई कोलाई का। तो इसके वेक्टर को मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है ना, तो मैं किसी अदर बैक्टीरिया का अगर वेक्टर लूंगी तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी ब्लू कलर से। तो ये वेक्टर किसका हो गया, ये प्लाज्मिड होगा किसका, अदर बैक्टीरिया का। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे। ये मैं बताऊंगी सेम क्यों होना चाहिए, ठीक है। और ये आपके 12th बोर्ड का क्वेश्चन भी आता है इंपॉर्टेंट, कि हम लोग सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों यूज कर दे। तो अब इसके बाद क्या होगा कि ये वाला जो प्लाज्मिड होगा वो यहां से कट हो गया, एंड कट होने के बाद अब आप क्या करोगे, इसको डीएनए लाइगेज से जोड़ दोगे। तो यहाँ पे एंजाइम हो जाएगा कौन सा, डीएनए लाइगेज। और डीएनए लाइगेज के अंदर यहाँ पे ये हमारा हो गया इसका प्लाज्मिड, ठीक है। और इस प्लाज्मिड के अंदर ये हमने ग्रीन कलर की ऐड कर दी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और इसके बाद में उन्होंने इसको नाम दिया था क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब इन्होंने ट्रांसफर कर दिया कहां पे, ई कोलाई के अंदर, बिकॉज एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि ई कोलाई इज क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू साल्मोनेला। मतलब साल्मोनेला और ई कोलाई जो है वो दोनों कजन है एक तरह के, मतलब एक ही फैमिली से बिलोंग, मतलब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं ना। तो ये हो जाएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दिया प्लाज्मिड को, और इसके अंदर ये हमारी ग्रीन कलर की क्या हो गई, ये हो जाएगी ग्रीन कलर की जीन, कौन सी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब ये जो बैक्टीरिया है वो क्या होगा यहाँ पे, अब ये बैक्टीरिया यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी खूब सारी कॉपी बनेगी, एंड जो प्लाज्मिड होता है, ये प्लाज्मिड क्या होता है, डीएनए होता है। तो डीएनए में क्या होगा, डीएनए में होता है रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन से इसकी कॉपी बनेगी और वो डॉटर डीएनए के अंदर, मतलब डॉटर सेल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे मान लो कि ये आपके पास एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड है। अब मैं चाहती हूं कि जब ये बाइनरी फिजन करे तो ये प्लाज्मिड भी क्या होना चाहिए, रेप्लिकेट होना चाहिए, ताकि ये दोनों में एक एक कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लाइक दिस, ठीक है। और इसमें यहाँ पे जब प्लाज्मिड रेप्लिकेट होगा तो कॉमन सेंस की बात है कि उसके अंदर क्या एडेड है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, तो वो भी क्या होगी, वहां पे रेप्लिकेट होगी। और इस तरीके से इस एंटीबायोटिक जीन का कितनी कॉपी बन गई, बहुत सारी कॉपी बन गई ना। तो इस टेक्निक को उन्होंने नाम दिया था, जीन्स के हमने क्या बना दिए, बहुत सारी फोटोकॉपी बना दी, जीन्स के हमने बहुत सारे क्लोन्स बना दिए। तो जिससे दिस इज जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग के ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया था, यहाँ पे कोहेन और बोयर ने। तो ये आप लोग ध्यान रखना।
समझ आया? तो ये बात है 1972 की बेटा। हाँ, ये 1972 है, 3 नहीं। चलो, तो इससे पहले अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर का सेकंड पार्ट आने वाला है, कौन सा? एंजाइम के बारे में। तो आप लोग एक काम करना, अभी होप सो आप लोगों ने फेयर नोट्स नहीं बनाए होंगे, तो आप लोगों ने जो पहले एक पूरा फ्लो चार्ट बनाया था ना, उसके बाद आप ये लिखना, ठीक है? और उसके बाद आप लिखना डीएनए, ये क्या, डीएनए आइसोलेशन के बारे में, ठीक है? तो ये पॉइंट तो अगेन सेम रिपीट हो गया। तो साल्मोनेला टाइफिमोरियम में से प्लाज्मिड आइसोलेट किया। प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जिसको एक बहुत ही यूनिक एंजाइम से हमने कट करके बाहर निकाला, ठीक है? और फिर उसको एक अदर वेक्टर के अंदर ट्रांसफर किया, और फिर इस वेक्टर को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया ई कोलाई के अंदर, क्योंकि साल्मोनेला और ई कोलाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज रिलेटेड होते हैं। और फिर उसके बाद में हमने इसका करवाया मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक जीन, रेजिस्टेंट जीन की हमने बना दी बहुत सारी कॉपी। सो इसको बोला जाएगा क्या, जीन क्लोनिंग। समझ आ गया पॉइंट? पक्का? तो उसके बाद आप लिखना डीएनए आइसोलेशन, और उसके बाद आप लिखोगे एंजाइम्स के बारे में। तो इन एंजाइम्स की लिस्ट के अंदर सबसे पहला एंजाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो देखो, बच्चे जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बट एक्चुअली वो लोग ये नहीं जानते हैं कि इसकी डिस्कवरी हुई कैसे, और ये बैक्टीरिया में कर क्या रहा है एंजाइम, है ना? तो देखो, एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, आर्बर, स्मिथ और नाथन। साइंटिस्ट के नाम याद रख लेना, आर्बर, स्मिथ एंड नाथन। ये ईयर है 1963 का, मतलब इस एक्सपेरिमेंट से पहले ये एक्सपेरिमेंट हुआ, क्योंकि इन्होंने तो डिस्कवर किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंड जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर होगा तभी तो ये लोग यूज कर पाएंगे ना, समझे? हाँ, तो ये एक्चुअली काम कर रहे थे कहां पे, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कहां पे, एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरियोफाज। एंड बैक्टीरियोफाज मतलब बैक्टीरियोफाज एंड बैक्टीरिया के ऊपर आप ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है? तो इन्होंने एक चीज बहुत यूनिक से ऑब्जर्व की थी। अब ये यूनिक से क्या थी, मान लो कि ये बैक्टीरिया का डीएनए है, ये क्या है, बैक्टीरिया का डीएनए। अब बैक्टीरिया को कौन इन्फेक्ट करता है? तो आप लोगों ने कभी सुना होगा कि कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर दे। तो कैसे इन्फेक्ट करेंगे? ये क्या होता है, बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर हो गया, तो इसके अंदर ये जो इसका डीएनए होगा वो डीएनए इसमें इंसर्ट कर देगा, और इंसर्ट करने के बाद वो इसके मेन डीएनए के साथ में जाके क्या होगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। अब आगे की कहानी तो आप लोग जानते ही हो, क्योंकि मैं आपको एचआईवी के अंदर पढ़ा चुकी हूँ। अब इसमें खूब सारा ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, खूब सारे कैप्सिड बनेंगे, और उन कैप्सिड के अंदर भी नया ये जो डीएनए होगा रेप्लिकेट होगा, फिर इसकी खूब सारी कॉपी बनेगी, और उस कैप्सिड के अंदर एक एक कॉपी क्या होगी, उसकी पैकेजिंग हो जाएगी। एंड पैकेजिंग हो जाने के बाद ये सारे यहाँ से बैक्टीरिया को तोड़ते हुए बाहर निकल जाएंगे। खैर, वापस रिवर्स आ जाओ, बिल्कुल शुरू से शुरू। देखो, अब होता क्या है कि ये जो बैक्टीरियोफाज होता है, ये बैक्टीरियोफाज जब बैक्टीरिया को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, तो क्या ये बैक्टीरिया इसको देखता रहेगा, कोई बात नहीं, आजा मुझे मार दे, तो ये भी तो बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब ये बैक्टीरिया प्रोटेक्ट कैसे करेगा? तो देखो, इस बैक्टीरिया के अंदर बनते हैं कुछ एक वेरी वेरी स्पेसिफिक एंजाइम्स, जिनको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस, जिनका नाम क्या है, एंडोन्यूक्लियस। अब नाम ही है इसका एंडो, एंडो मतलब जो अंदर से कट करता है। ये डीएनए है, डीएनए को अगर कॉर्नर से कट करे तो उसको बोला जाता है एक्सोन्यूक्लियस, पर डीएनए को जो अंदर से कट करे तो उसको क्या बोला जाएगा, एंडोन्यूक्लियस। तो अब देखो, ये जो एंडोन्यूक्लियस होता है, ये एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, जैसे ही वायरस का डीएनए ये अंदर एंटर आएगा, एंटर होते ही ये वाला रेस्ट्रिक्शन मतलब एंडोन्यूक्लियस जो है इस वायरस के डीएनए को अंदर से कट कर देगा, और कट करके इस बेचारे वायरस के डीएनए को क्या कर दिया, छोटे छोटे फ्रैगमेंट के अंदर काट दिया।
सो बेसिकली ये एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम का पार्ट है, एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह उसको यूज कर रहा है। पर अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम ये डीएनए है तो बैक्टीरिया का भी तो डीएनए है। अब एंडोन्यूक्लियस तो सिर्फ डीएनए को आइडेंटिफाई करता है ना, तो वो तो बैक्टीरिया के डीएनए को भी कट कर सकता है ना। पर बैक्टीरिया होता है बड़ा स्मार्ट। देखो ये एंडोन्यूक्लियस ऐसा नहीं है कि डीएनए को जाके कहीं पे भी कट कर दे। ये बहुत ही स्पेसिफिक साइट के ऊपर, बहुत ही यूनिक साइट होती है जहां पे ये इसको कट करेगा। तो मान लो कि जहां पे भी इस यूनिक साइट, इसकी यूनिक साइट मान लो कि बैक्टीरिया के अंदर कितनी जगह है, 3 जगह है। तो बैक्टीरिया भी बड़ा स्मार्ट होता है, ये अपने इस यूनिक साइट का कर देगा मिथाइलेशन, मतलब इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा। एंड मिथाइल ग्रुप ऐड करने की वजह से अब ये हो जाएगा एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेस, याद आया, 7 मिथाइलेटेड गुआनोसिन। ठीक है, तो मिथाइलेशन की वजह से ये नाइट्रोजनस बेस कैसे हो जाएंगे, एबनॉर्मल। एंड एबनॉर्मल होने की वजह से एंडोन्यूक्लियस जो है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। सो बैक्टीरिया अपने डीएनए को मिथाइलेशन से प्रोटेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से यहां पे एक नहीं बेटा 2 एंजाइम इन्वॉल्व है, एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इन्वॉल्व है और एक यहाँ पे क्या एंजाइम है, मिथाइलेशन। तो मिथाइलेज एंजाइम और दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस, जो दोनों ही मिलके बैक्टीरिया फाइल्स की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। एंड रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं मतलब उसकी बैक्टीरिया फाइल्स के इंफेक्शन को रोक रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इसको बोला जाएगा रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो इसका रेस्ट्रिक्शन नाम क्यों पड़ा, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आर्बर स्मिथ और नाथन ने क्या किया था, 1963 के अंदर 2 एंजाइम्स इन्होंने डिस्कवर किए थे। तो 2 एंजाइम इन्होंने बोला था कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर क्या, रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ बैक्टीरियोफाज, रेस्ट्रिक्शन ऑफ बैक्टीरियोफाज। और इसमें पहला एंजाइम कौन था, एंजाइम का नाम होगा एंडोन्यूक्लियस। एंड दूसरा एंजाइम होगा क्या, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिथाइलेशन, तो मिथाइलेज। तो इस तरह से इस दोनों ही कॉम्प्लेक्स को मिला के हम बोलते हैं क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो अब समझ आया, कोई बात नहीं से क्लियर हुआ तो वीडियो देख लेना वापस। ठीक है, तो अब सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा डिस्कवर हुआ। अच्छा, इसी एंजाइम की डिस्कवरी के बाद 1963 के बाद में एक्चुअली यहां पे हम बोलेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की नींव रखी गई, बेस बना। इससे पहले बायोटेक इसलिए शुरुआत नहीं हो पाया क्योंकि इससे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर नहीं हुआ। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में ऐसी क्या खास बात थी, बहुत ज्यादा खास बात है। मैंने एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी कि ये डीएनए को बहुत ही स्पेसिफिक साइट पे कट करता है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि जो नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस है, मान लो कि आपके पास ये हमारा डीएनए हो गया, 2 डिफरेंट डीएनए है और इस डीएनए के अंदर मान लो कि इंसुलिन की जीन यहां से यहां तक है और इस वाले डीएनए के अंदर भी इंसुलिन की जीन कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है। अब मान लो कि इसको एक नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस कट कर रहा है और इसको एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल एंडोन्यूक्लियस इसको कहीं से भी कट कर देगा, रैंडम, यहां से काटा, यहां से काटा, यहां से काट दिया और यहां से काट दिया। तो बेसिकली क्या हुआ, आपके जीन के ही टुकड़े हो गए। तो बाकी आगे के एक्सपेरिमेंट तो करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस हमारी जो भी डिजायर जीन होती है ना, उस डिजायर जीन के साइड में कौन से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट होगी वो आइडेंटिफाई करके हम लोग इसको क्या करते हैं, कट कर दे। बताऊंगी, समझाती हूँ कैसे। ये समझ आ गया। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है उसको कट करने वाली साइट क्या होती है, बहुत ही यूनिक होती है, स्पेसिफिक होती है। वो ऐसे ही बेटा सब जगह जाके कट नहीं कर देगा। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं डिस्कवरी के बारे में। तो
सबसे पहले फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर्ड हुआ था दैट वाज HIND-2। कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था? HIND-2। और ये HIND-2 क्या है? तो एक्चुअली इसके अंदर जो फर्स्ट जो लेटर होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, बट एनसीईआरटी के अंदर गलती से लिखा हुआ है जीन। ये जीन नहीं है बेटा, ये जो फर्स्ट लेटर है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? जीनस को। अगर न्यू वाली एनसीईआरटी में अगर ये अपडेट हो गया है तो प्लीज आप मुझे बता देना। और इसमें IN जो लिखा हुआ है ना वो यहाँ पे आगे की 2 लेटर्स, सेकेंड और थर्ड लेटर, सेकेंड एंड थर्ड लेटर जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पीसीज को। जैसे एग्जांपल, इसका पूरा नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। क्या नाम है इसका? हीमोफिलस। तो हीमोफिलस से आ गया H, तो ये क्या हो जाएगा इसका? जीनस। और ये हो जाएगा इन्फ्लुएंजी। इन्फ्लुएंजी, तो इन्फ्लुएंजी से क्या आ जाएगा? IN आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। और ये जो 2 लिखा हुआ है ना ये 2 होता है बेटा ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी का मतलब होता है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के अंदर देखो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही सिंगल टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा। अब तक हमने 900 एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर कर चुके हैं, और वो भी किससे? 230 स्पीसीज से हम लोगों ने डिस्कवर किए हैं। तो 900 मोर देन, आगे क्या लिखा है? मोर देन 900 टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड सो फार फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया। स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, तो इसका मतलब हुआ कि एक बैक्टीरिया में एक से ज्यादा तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बन सकते हैं, है ना। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में से जो सबसे पहले डिस्कवर्ड होने वाला एंडोन्यूक्लियस होगा उसको नाम देंगे HIND-1, फिर डिस्कवर्ड होगा HIND-2, फिर डिस्कवर्ड होगा HIND-3, फिर डिस्कवर्ड होगा HIND-4, फिर डिस्कवर्ड होगा HIND-5, लाइक दिस। समझ आ गया? अगेन यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम अगर ये फर्स्ट डिस्कवर्ड है तो इसको तो HIND-2 लिखना क्यों है, यहाँ पे तो 1 लिखो ना। बेटा ये नोमेनक्लेचर इसके डिस्कवरी के बाद आया था, तब तक साइंटिस्ट इसका नाम लिख चुके थे। और यहाँ पे जो 2 है ना ये 2 एक्सेप्शनली यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो 2 है ना ये इसके टाइप को बता रहा है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के 2 टाइप्स होते हैं, उसमें से सेकेंड टाइप से ये डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है। बट इसके बाद जब क्लासिफिकेशन आया था ना कि इसके बाद जब भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम देंगे तो वो हम लोग इस तरीके से देंगे। ये समझ आ गया? तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, तो इसको ध्यान रख लेना। क्लियर? चलो, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद अब आप मुझे एग्जाम्पल बता दो जल्दी से, और इसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज बता दो। तो प्रॉपर्टीज इसकी ये है बेटा कि एक तो हमने बोला था, ये ध्यान से सुन लेना बेटा, ये टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आज का पढ़ा रही हूँ टॉपिक, ठीक है। तो इसमें पहली चीज तो हमने बोला था कि जहां पे ये कट करेगा वो कटिंग साइड इसकी बहुत ही यूनिक होती है। तो ये पहले पूरे डीएनए के अंदर देखता है कि अपनी कटिंग साइड कहाँ पे मिलेगी, मतलब पहले वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो उसकी रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस जो होता है वो आपको बहुत ही क्या मिलेगा? यूनिक मिलेगा, वेरी वेरी यूनिक। तो बहुत ही यूनिक आपको मिलेगी इसमें रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, ठीक है। और रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस यूनिक होने के बाद इसका जो क्लीवेज साइट होता है, मतलब जहां पे ये इसको कट करेगा, मतलब इसकी जो कटिंग साइट होती है वो कटिंग साइट भी क्या होगी? वेरी वेरी यूनिक। एंड थर्ड चीज, जो भी इसकी रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है वो होती है पैलिंड्रोमिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एपीएमटी में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। तो ये सीक्वेंस ऑलवेज कैसी होती है? पैलिंड्रोमिक होती है। एंड पैलिंड्रोमिक का मतलब उल्टा सीधा एक समान,
जैसे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है मलयालम, या मैं एग्जाम्पल दे दूं यहाँ पे मैडम, तो मैडम को रीड करो इधर से मैडम, ये भी रीड करो यहाँ से क्या मैडम। एनसीईआरटी में दिया हुआ है मलयालम, तो मलयालम इधर से रीड करो मलयालम। ठीक है, इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक। तो ये फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया मैडम। ठीक है, तो आप मैडम यहां से रीड करो तब भी मैडम है, यहां से रीड करो तब भी मैडम है। तो पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान। ये क्लियर हो गया। थोड़ा सा टॉपिक बचा है, फिर उसके बाद में टॉपिक यहीं पे क्लोज कर देंगे हम। चले आगे। तो और पहली बात तो बेटा ये चैप्टर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे खराब तो कोई भी नहीं था, खराब वो थे बेटा जिनको आपने रिवीजन नहीं किया। बाकी चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो तो साथ का साथ अगर आप रिवीजन भी करते जा रहे हो ना, तो वो चैप्टर आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। ठीक है, तो चैप्टर अगर समझ नहीं आए तो प्रॉब्लम है, बट समझ आ जाए और उसके बाद अगर आपको चैप्टर बोरिंग लगता है ना, तो मतलब बेटा आपकी लेवल पे फॉल्ट है फिर। ठीक है, चलो तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, मैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में बता रही हूँ यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल एक हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है इको R1। क्या दिया हुआ है, इको R1। तो यहाँ पे ई क्या होता है, दिस इज इस्चेरिया। को मतलब क्या होता है, कोलाई। एंड आर इसका क्या है, स्ट्रेन हो गया। एंड 1 क्या हो जाएगा इसका, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। तो ये आप लोग एनसीईआरटी से लिख लेना। अब इको R1 जो होता है वो एक्चुअली डीएनए को कहां पे कट करेगा, जहां पे आपको ये सीक्वेंस मिलेगी। कौन सी, GAATTC। याद रख लो ये सीक्वेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। GAATTC। तो इसको सब लोग 10 बार बोलो, जो नहीं बोलेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो बोलो GAATTC 10 बार बोलते जाओ। वीडियो पोस्ट कर दो, 10 बार बोलो। चलो आगे। तो देखो यहाँ पे सीक्वेंस हमने क्या देखा था, GATTC। तो बेसिकली अब क्या होगा कि ये सीक्वेंस यहाँ पे हो जाएगा क्या, G के सामने क्या आएगा, C, A के सामने T, A के सामने T, T के सामने A, A के सामने T, और C के सामने क्या आ गया, G। और दोनों के बीच में क्या मिलेगी आपको, इनके बीच में मिलेगी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये डीएनए कौन सा है, 5'3 और ये क्या हो जाएगा 5'3। अब जब मैंने आपको बोला कि डीएनए को आप यहां से रीड करो और यहां से रीड करो, सॉरी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उल्टा सीधा एक समान। तो बच्चे क्या करते हैं, सीक्वेंस रीड करेंगे, GAATTC, फिर पढ़ेंगे CTTAGAAG। ये कहां सेम हुआ, पर बेटा डीएनए को रीड करना एक तमीज होती है। ठीक है, तो तमीज भूलना नहीं है। मॉलिक्यूलर बेसिस में हमने पढ़ा था कि डीएनए को रीड किया जाता है हमेशा 5'3'। तो अगर 5'3 चलो और इधर भी आप 5'3 चलोगे तो सीक्वेंस क्या आएगा, GAATTC GATTC। तो ये आप लोग भूलना मत। क्लियर, तो ये हो जाएगी कौन सी सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और ध्यान रखना हमेशा ऑलवेज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सीक्वेंस क्या होती है, पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, पैलिंड्रोमिक। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। जो ई कोलाई का इस्चेरिया का रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस ये कितने बेस पेयर का बना हुआ है, तो इसके अंदर है टोटल 6 बेस पेयर्स है ना। तो अब मान लो कि इसने पूरे डीएनए को रीड किया और उसके अंदर इसको ये सीक्वेंस मिल गई, तो इसको रीड तो कर लेगा, पर मैडम अब काटेगा कहां से, तो अब कट करने की बात आती है। तो ये कट कहां से करेगा,
ये बिल्कुल जी के बाद में इसको कट कर देगा। तो ये वाले जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होंगे उनको ये ब्रेक कर देगा। तो उसको ब्रेक करने के बाद क्या, तो डीएनए के हो जाएंगे टुकड़े। तो ये टुकड़ा किस तरीके से होगा, ये हो जाएगा यहाँ 5' तो ये हो जाएगा जी, और यहाँ पे होगा सी, ये कौन सा प्राइम है इसका 3 प्राइम, तो ये हो जाएगा सी टी टी ए, ये कट हो गया। और इसके अंदर क्या होगा, ये वाला यहां से कट हो गया, तो ये हो जाएगा ए टी टी सी, ये हो जाएगा यहां से क्या, ये हो जाएगा यहां से 3 प्राइम, और यहां से हो जाएगा ये जी, और ये हो जाएगा क्या 5 प्राइम। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से देखो, मैं आती हूँ 1 मिनट। चलो तो अब शांति से बैठो, 2 मिनट और लगेगा, बस खत्म होने वाला है। तो आप लोगों ने क्या देखा है कि इसने डीएनए के क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। बट जब टुकड़े किए तो ये इसके जो एंड जनरेट हुए हैं ये कैसे हैं, नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड। इन एंड्स को हम लोग बोलते हैं स्टिकी एंड। क्या बोलेंगे इनको, स्टिकी एंड, या फिर इनको बोला जाएगा कोहेसिव एंड। मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे, क्या बोला जाएगा इनको, कोहेसिव एंड। और कोहेसिव एंड का मतलब होता है नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड्स। ठीक है। सो बेसिकली अब एनसीईआरटी जब आप रीड करोगे तो आप लोग ध्यान से देखना, पेज नंबर 197 पे ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों यूज करते हैं। तो तुम लोग सोचो कि अगर ये हमारे पास फॉरेन डीएनए है और ये हमारे पास प्लाज्मिड है, दोनों को जब हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, यहाँ पे नहीं दिया है, ये दिया है। ठीक है। पेज नंबर 196 निकालिए, पेज नंबर 196। इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम दिया हुआ है। एक तरफ आपने वेक्टर का डीएनए लिख रखा है, एक तरफ इन्होंने फॉरेन डीएनए लिख रखा है, और दोनों के अंदर सीक्वेंस दी हुई कौन सी, GATTC GATTC। ठीक है। और दोनों को ही आपने सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया है, E को R1 से। तो E को R1 को जब कट करोगे तो वेक्टर के अंदर एक स्ट्रैंड ऐसा बनेगा, एक एंड, और फॉरेन डीएनए के अंदर एक एंड कैसा बनेगा, ऐसा। और ये जो दोनों एंड्स होंगे ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। एंड स्टिक होने की वजह से इनको बोला जाएगा स्टिकी एंड्स। तो ये दोनों यहाँ पे क्या होंगे, लाइगेट हो जाएंगे। ठीक है। और बाद में देख लो बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर। तो अगर आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर सेम यूज नहीं करोगे तो एक में कोई अलग एंड बनेगा, एक में कोई अलग एंड बनेगा, जो हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो, तो वो वापस आपस में स्टिक करेंगे भी नहीं। समझ आ गया पॉइंट। तो ये आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कौन सा, E को R1 वाला। एक एग्जांपल मैं आपको और पढ़ाती हूँ यहाँ पे, हीथर्ड। कौन सा पढ़ाऊंगी, हीथर्ड। और हीथर्ड के अंदर इसका रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है GGCC। और भी बहुत सारे एग्जांपल है बट वो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, काम की नहीं है। एक होता है हीथर्ड। ठीक है। चलो, तो ये हीमोफिलस ओरियस है, आपको नहीं याद रखना है। और ये वाला ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, डिस्कवरी। इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है GGCC। तो ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी होगा GGCC। अब एक्चुअली ये इसको कट कहां से करेगा, तो पहले तो ये इसके अंदर क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो जाएंगे, और ये इसको कट करेगा यहां पे GGCC के बीच में। तो तुम अब सोचो कि अब जब ये कट होगा तो क्या होगा, क्या होगा, कट होगा और क्या होगा। तो कट होने पर ये यहाँ पे बनाएगा एंड्स, बट इस बार एंड्स कैसे बनेंगे, तो ये 5 प्राइम है, तो ये GG अलग हो गया, यहां से CC अलग हो जाएगा, तो ये 3 प्राइम हो गया। तो यहाँ पे नया जनरेट हो जाएगा 5 प्राइम, यहाँ पे नया जनरेट हो जाएगा क्या, 3 प्राइम। पॉइंट समझ आ रहा है। और यहाँ पे G, तो यहाँ पे क्या होगा, C, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कौन सा, 3 प्राइम, और 5 प्राइम यहाँ पे नया जनरेट हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसको नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, ये लो।
और यहां से ये क्या होगा, यहां से हो जाएगा GG और ये हो जाएगा यहां से 5'। तो ये दोनों एंड्स क्या हो गए, अलग हो गए। अब तुम एक चीज सोचो कि मैंने वेक्टर के डीएनए को कट किया तो ऐसा एंड बना, या फिर अगर मैंने फॉरेन डीएनए को कट किया, मेरा डिजायर डीएनए, तो उसको कट करने पर ऐसा एंड बना। क्या मुझे बताओ ये एंड आपस में स्टिक हो सकते हैं क्या? नहीं। तो इनको बोला जाता है ब्लंट एंड। तो हम वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कभी भी बायोटेक के अंदर नहीं यूज करते हैं जो एक्चुअली प्रोड्यूस करता है ब्लंट एंड। और ब्लंट एंड का मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड जो एंड्स होते हैं, ये वाले एंड्स कैसे, नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये वाले एंड्स कैसे, हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड्स, और ये आपस में कभी स्टिक नहीं हो सकते। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अंदर हम वो सारे बायोटेक के अंदर हम वो सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रेफर नहीं करते हैं जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। हम हमेशा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो वाले यूज करते हैं जो जनरली क्या बनाता है, स्टिकी एंड बनाता है। समझ आ गया? तो इस तरीके से हमने अब तक 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर कर लिए। अब अगर मान लो कि आपके पास ये एक आपका डीएनए है और इसके अंदर ये है इंसुलिन का जीन, तो अब आप कौन सा रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस यूज करोगे? वो डिपेंड करता है कि हमारे डिजायर्ड जीन के साथ में यहां पे कौन सी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है। तो डिजायर्ड जीन के साथ में जो भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट होगी हम उसको यूज करेंगे। उन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम कभी यूज नहीं करेंगे जिसकी साइट हमारी विद इन जीन हो। कॉमन सेंस की बात है ये, नहीं तो डीएनए को तोड़ देगा, हमारी डिजायर्ड डीएनए को क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। समझ आ गया? तो इस तरीके से हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है। आज हम लोगों ने पहले मैंने पूरा ये चैप्टर का फ्लो चार्ट बनाया था और एक्चुअली वो मेजर क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में, है ना, और ध्यान रखना उसको। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कोहेन और बॉयल का एक्सपेरिमेंट जो 1972 में परफॉर्म हुआ था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था डीएनए आइसोलेशन के बारे में, तो प्लांट में, फंगाई में, बैक्टीरिया में और एनिमल से डीएनए आइसोलेशन कैसे किया जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था एंजाइम्स, बट एंजाइम्स के अंदर मैंने सिर्फ एक ही एंजाइम आज कंप्लीट करवाया है, वो कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के मैंने जो जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं ना बेटा, हर एक पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये पॉइंट भी आप लोग ऐड कर लेना कि जो इन बायोटेक्नोलॉजी वी यूजुअली या जनरली यूज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विच जनरेट स्टिकी एंड। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करने वाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं उनको बायोटेक के अंदर प्रेफर नहीं करते। क्लियर हो गया? पक्का? तो आज के लिए यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। तो अभी एंजाइम के अंदर हम डीएनए लाइगेज पढ़ेंगे और टैग पॉलीमरेज पढ़ेंगे, इस तरह की 2-3 एंजाइम में और पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एंड आज हम लोगों ने हैप्पीली काफी पार्ट कवर कर लिया, ठीक है। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करवाने में मुझे शायद 2 या मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर लगेंगे। हाँ, बस छोटा ही चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।